Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, Portuguese. Earlier lecture में हमने देखा था what are the reasons which facilitated or played an important role जिसने help किया था Advent of European Powers in India आए थे वो लोग और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे वो आए तो थे ट्रेड करने but ultimately end up as a ruling power that is from trading to रूलिंग ओके और ये जो ट्रेडिंग से रूलिंग तक का जो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है और एक जर्नी है इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द वेरियस पर्सन ठीक है तो पर्सन टू पर्सन हम देखेंगे और फिगर टू फिगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अमंग देम इज द वास्को डिगामा वास्को डिगामा सो ये कॉलोनियल मैन थे और ये कहाँ के थे ये लिस्बन के थे ओके तो इन्होंने डिस्कवर किया था अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया डिस्कवर न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया और ये जो डिस्कवर किया था ना ये किया था इन्होंने थ्रू केप ऑफ गुड होप इसके थ्रू किया था और इनको इसमें हेल्प किया था बाय द गुजराती नेविगेटर जिनका नाम था इब्न माजिद ओके और ये जो लैंड किया था इन्होंने ये लैंड कैलिकट कैलिकट में आए थे ये टू बी वेरी प्रिसाइज ये आए थे 21 मई 1498 में जब ये जो कैलिकट था ना ये किसके अंडर में था ये था जेमोरिन ठीक है और वो एंजॉय कर रहे थे हाई डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो वो वास्को डी गामा आए और उन्होंने देखा कि ये जो कैलिकट में है वहां पे हाई डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ओके सो नेक्स्ट इज अगर उसके ये तो फर्स्ट एक्सपीडिशन हो गया सेकंड एक्सपीडिशन अगर हम बात करें अ सेकंड एक्सपीडिशन वो किसके अंडर में आया था दैट वाज अंडर द पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और इनके साथ गामा सर जी भी थे दैट इज वास्को डी गामा सर भी थे ओके सो फिर वो लोग रीच हुए कैलिकट में इन दी 2 साल बाद दैट इज दी 1500 एडी में और अ फ्रेश एक्सपीडिशन अंडर वास्को डी गामा फिर से उन्होंने स्टार्ट किया इन द ईयर 1501 एडी में अब जब ये बार बार जो आ रहे थे ना और ये जेमोरिन में लैंड कर रहे थे आके और उनके जो रिलेशंस थे उनके साथ वो भी ठीक ठाक थे अब वो डिमांड करने लगे कि आप बैनिश कर दो और बेसिकली सबको हटा दो किनको हटा दो बैनिशमेंट ऑफ एवरी सिंगल मुस्लिम रेसिडेंट ऑफ द कैलिकट जो भी कैलिकट में जो मुस्लिम है आप उनको वहां से हटा दो ठीक है और बेसिकली उन्होंने इसको अचीव करने के लिए काफी चीजें और भी करी थी और मैं कहूं कि अपना होल्ड बनाने के लिए अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए पावर को तो उन्होंने क्या किया था वेरियस फैक्ट्रीज भी सेटअप करी थी ओके और ये फैक्ट्रीज की लोकेशंस क्या क्या हैं ये कोचिन में उन्होंने स्टैब्लिश करी थी और कैनानौर में स्टैब्लिश करी थी और अब जब आप फैक्ट्रीज अपनी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो ना और आप जो फैक्ट्रीज कर रहे हो और आप एक तरफ कह रहे हो कि आप मुस्लिम को भी बैनिश करो तो अल्टीमेटली आपको एक ना स्क्वाड्रन चाहिए दैट इज स्मॉल ग्रुप ऑफ एक सॉर्ट ऑफ आर्मी चाहिए और पुलिस ऑफिसर्स चाहिए तो और यही रीजन था उन्होंने स्क्वाड्रन लेफ्ट कर दिया था ठीक है और इसका मेन क्या था कि वो सुपरवाइज करे अब सुपरवाइज करे दैट इज द मालाबार कोस्ट जो मालाबार कोस्ट था ना जिसके अलोंग उनके ये सारे सेटलमेंट्स बन रहे थे अब वो सुपरवाइज करे उसको और उसका एक स्क्वाड्रन को इतनी भी पावर थी और बेसिकली इतनी इक्विप थे वो मिलिटरीली कि वो डिस्ट्रॉय भी कर सके सारे के सारे अरब वेसल्स जो कि आ रहे थे इंडिया में किसके थ्रू दैट इज दी रेड सी के थ्रू ट्रेड करने दैट इज वो कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि हमारी हमारी सिर्फ मोनोपोली हो हमारा ही इंटरेस्ट रहे हमारा ही प्रॉफिट मेंटेन रहे और जो भी पावर्स आए उनको हम हटा दें और बेसिकली रेस से निकाल दें नाउ जो पोर्चुगीज मेरीटाइम एम्पायर था ना वो एक्वायर्ड एट द नेम ऑफ वो उसका जो नेम था उस टाइम एस्टेरो द इंडिया इस नाम से ये पोर्चुगीज मैरीटाइम एम्पायर था ओके और जिसका इंटेंडेड क्या ऑब्जेक्टिव क्या था अभी हमने उसको एक्सेस किया दैट इज दी
मोनोपोलाइज करना ट्रेड, और वो कौन सा ट्रेड है, दैट इज पेपर एंड स्पाइस ट्रेड ऑफ द ईस्ट, स्पाइस ट्रेड ऑफ द ईस्ट। ओके, नाउ बिसाइड, अगर हम देखें, बिसाइड कंट्रोलिंग द होल ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड, जो कि हो रहा था कहां से, यूरोप, द पोर्चुगीज मोनोप्लाइज। अब वो क्या करने लगे, ये तो मोनोप्लाइज करना है ना, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली मोनोप्लाइज कर रहे थे। अब ये मोनोप्लाइज कैसे कर रहे थे, ये पोर्ट टू पोर्ट ट्रेड मोनोप्लाइज कर रहे थे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। अगर आपका ए पोर्ट है, जैसे किसी भी रीजन में इंपॉर्टेंट 10 पोर्ट्स हैं, तो आप 1 बाई 1 ए बी सी डी इस तरीके से 1 बाई 1 पोर्ट को आप क्या कर रहे थे, मोनोपोलाइज कर रहे थे। ओके, ऑन दी मालाबार कोस्ट में जो थे, ट्रेड फ्रॉम द इंडिया टू द पर्शियन कोस्ट ऑन द वन साइड, और अदर साइड आप जो पोर्चुगीज का इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था कि वो सीज कर पाए स्पाइस ट्रेड। बट आफ्टर क्या हुआ ना, आफ्टर दिस कैपरस वॉयजेस, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो डाइवर्ट कर लेंगे अपने आप को टू हसल ऑल दैट इनटू द ईस्ट विद द यूरोप, ईस्ट with the Europe. Now next in line with the Zamorin, और इनको समुद्री नाम से भी ये नोन है और जाना जाता है। ओके, नाउ अगर हम देखें फॉर सेंचुरी जो ट्रेडिंग सिस्टम था ना इंडियन ओशियन में, उसके न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स थे। ऑब्वियसली कौन कौन से थे, एक तो इंडियंस हो गए, अरब्स हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, ओके, फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, अमंग अदर्स। बट ये जो पार्टिसिपेंट थे ना, हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू सम टैक्टिक रूल्स ऑफ द कंडक्ट, वो कुछ ना कुछ अपना जो था उनका अपना टैक्टिक रूल्स थे अपने कंडक्ट करने के बिजनेस, एंड नन हैड सॉट ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑल्दो ऑल वर इन प्रॉफिट। तो कुछ ना कुछ वो अपने इन सबके रूल्स थे कि वो इस रूल्स के थ्रू ट्रेड करेंगे, बट किसी ने भी ये नहीं करना था, और बेसिकली कोई भी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता था किसी भी रीजन में। वो ट्रेड करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे, बट कोई भी डोमिनेंस नहीं चाहता था। ओके, लेकिन जब पोर्चुगीज आए थे ना, उन्होंने ये चेंज कर दिया। अब पोर्चुगीज का इनिशियल ऑब्जेक्ट यही था कि वो मोनोप्लाइज करके सारा का सारा प्रॉफिट अपना ले और किसी को भी ट्रेड करने ना दे इंडिया से। ओके, सो द पोर्चुगीज चेंज दैट दे वांटेड टू मोनोप्लाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल, और उस टाइम जो हमारा ईस्टर्न जितने भी रीजन है ना, उसके साथ ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ओके, बाई एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन, स्पेशली अगर आप अरब्स को हटा दो। सो एज ए रिजल्ट जो गामा भाई साहब थे, इनको काफी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ, और टू सम एस्टिमेट्स इट वाज एसेस दैट ये 10 टाइम्स ये प्रॉफिट करते थे। नॉट सरप्राइजिंगली जो अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स थे, यूरोपियंस नेशंस, अब वो भी आना चाहते थे कि इंडिया में जाके हम ट्रेड कर पाए डायरेक्टली। इट इज बिकॉज वहां पे काफी अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सतीश चंद्र सर हैं, दैट इज हिस्टोरियंस, एक उनका व्यू देख लेते हैं रिगार्डिंग दी वास्को डी गामा। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वास्को डी गामा लैंड किया था इन्होंने कैलिकट में 1498 में, उसको हम कैसे रिगार्ड कर सकते हैं और बेसिकली कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर दिस इवेंट एज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, स्पेशली अगर हम देखें द रिलेशनशिप बिटवीन द एशिया टू बी वेरी प्रिसाइज एंड यूरोप। सो ऑल्दो जो एशिया एंड यूरोप था ना, वो ऐसा नहीं था उसके पहले कमर्शियल रिलेशंस नहीं थे, लेकिन उसके हमारे कमर्शियल रिलेशंस बहुत पुराने टाइम से थे। वी हैव हमारे कमर्शियल रिलेशंस बहुत ही पुराने टाइम से थे। ओके, बट ये जो ओपनिंग हुआ ना डायरेक्ट सी रिलेशंस, जो अब ये स्टैब्लिश हो गए डायरेक्ट सी रिलेशंस बिटवीन द टू, अब क्या करने लगे, एक तो ये ओल्ड ड्रीम था हमारा कि हमारा डायरेक्ट रिलेशंस हो जाए बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप से, जिससे हमें भी प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड ये जब जो इंक्रीज हुआ ना, ये और जो रिलेशन का डायरेक्ट जो रिलेशन था स्टैब्लिश हो गया, उससे जो ट्रेड था वो मेनी फोल्ड इंक्रीज हो गया, काफी हद तक इंक्रीज हो गया बिटवीन द टू, दैट इज द एशिया एंड द यूरोप। ओके, और अगर हम एक चीज और भी देखें ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं था पोर्चुगीज का, पोर्चुगीज का एक और ऑब्जेक्टिव था, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द न्यू सिटी वुड गिव अ बिग ब्लो टू द मुस्लिम्स। ठीक है, क्या था, दैट इज अगर डायरेक्ट सी रूट हो जाएगा टू इंडिया से, अब ये क्या कर देगा, तो ये एक तरीके से बिग ब्लो होगा किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, अरब्स के लिए एंड
टर्क्स के लिए, जो कि कहा जाता था कि वो ट्रेडिशनल एनिमीज हैं किसके, क्रिश्चियनिटी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ऑल्दो पोर्चुगीज का इनिशियल ऑब्जेक्ट ट्रेड था, वो ट्रेड टू ट्रेड मोनोपोलाइज करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं दैट इज अ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव भी था। ओके, और वो पोज कर रहे थे थ्रेट टू द यूरोप बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रोइंग मिलिट्री एंड नेवल पावर ऑफ द टर्क्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब आप क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन के हो और आपको पता है ये जो मुस्लिम पावर्स हैं, अरब्स और टर्क्स हैं, ये क्या कर रही है, ये आपकी एक तरीके से थ्रेट है ग्रोइंग, अपनी वो जो मिलिट्री और नेवल पावर्स बना रहे हैं अपने, इंक्रीज कर रहे हैं टर्क्स, जो यही इसी सब जब ये हैपनिंग हो रही थी तभी ये जो डायरेक्ट सी लिंक था ना विद इंडिया, अब ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा वर्चुअल मोनोपोली, दैट इज जो कि एक तरीके की वर्चुअल मोनोपोली बना रखी थी। अब ये वर्चुअल मोनोपोली किसने बना रखी थी, ऑब्वियसली अरब्स और टर्क्स ओवर द ट्रेड, जो कि ईस्टर्न गुड्स में करते थे। ठीक है ना, हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, अरब्स एंड टर्क्स जो कि उन्होंने ईस्टर्न ट्रेड जो करते थे ना ईस्टर्न गुड्स में, उन्होंने एक वर्चुअल मोनोपोली थी। तो ये एक डायरेक्ट डेंट था इस वर्चुअल मोनोपोली का, स्पेशली ये जो ट्रेड था ना स्पाइसेस में था। दे ऑल्सो वेगली होप बाय द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द अफ्रीका दे वुड बी एबल टू लिंक अप विद द किंगडम्स ऑफ लेजेंडरी प्रायर जॉन। ठीक है, एंड बी इन द पोजीशन टू अटैक द मुस्लिम फ्रॉम टू साइड्स। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ उन्होंने जो अपने रिलेशंस थे ना लेजेंडरी प्रायर जॉन्स, वो भी स्ट्रेंथन कर दिए। अब उन्हें लग रहा था कि हम एक तरफ से ये जो डायरेक्ट सीट जो लिंक है जो इंडिया के साथ, उस तरीके से मुस्लिम को अटैक कर सकते हैं और दूसरी तरीके से इनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के अटैक कर सकते हैं। तो क्या है ये, 10 जो कमर्शियल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव थे ना, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था इन केस ऑफ पोर्चुगीज एज पर सतीश चंद्रा। ओके, नेक्स्ट इन लाइन इज दी फ्रांसिस और फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया। सो अगर हम देखें 1505 में, अब क्या हुआ, द किंग ऑफ द पोर्चुगल जो थे, पोर्चुगल किंग, उन्होंने एक अपॉइंट किया था गवर्नर भाई साहब को। ओके, अभी आए थे इंडिया में फॉर 3 ईयर टर्म्स, इनका टेन्योर क्या था, 3 ईयर टर्म्स के लिए आए थे। और क्या था ना, इनको इक्विप किया गया था और बेसिकली इनकम्बेंट थे विद सफिशिएंट फोर्स टू प्रोटेक्ट द पोर्चुगीज इंटरेस्ट। तो इनका भी इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था कि ये प्रोटेक्ट कर पाए जो भी पोर्चुगल का जो इंटरेस्ट है इन इंडिया में, आइदर कमर्शियल हो या फिर आपका रिलीजियस हो, तो किसी भी तरीके से ऑलमोस्ट कमर्शियली था। नाउ फ्रांसिस डी अल्मीडिया जो थे, वो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर was asked to consolidate the position of Portuguese in India। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब अपनी पोजीशन जो भी उनकी थी वो कंसोलिडेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन इंडिया में। और टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन। अब वो मुस्लिम ट्रेड को कैसे डिस्ट्रॉय करने लगे, उनका एक ये भी तो ऑब्जेक्टिव था ना कि मुस्लिम्स, अरब्स और टर्क्स की पावर जो वर्चुअल मोनोपोली थी उसको खत्म करना। अब ये उन्होंने कैसे किया गया, तो जो मुस्लिम ट्रेड था ना, अब उन्होंने सीज करना स्टार्ट कर दिया एडन, ऑर्मस और मलक्का। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स है जहां से कहीं ना कहीं अगर आपको एक जगह से दूसरी चीज सामान भेजना है तो इन पर और इनसे होते हुए जाना पड़ेगा। तो जब आपके पास ये आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर पाओगे, एक लाइन तोड़ दिया आपने ट्रांसपोर्टेशन और अपना एक होल्ड बना लिया, तो अपनी जो भी कंडीशंस है ना उसको इंपोज कर पाओगे आप। ही हैज आल्सो एडवाइज टू बिल्ड फोर्ट्रेसेस एट अंजादीवा। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा फोर्ट्रेस भी बनाए थे, और कहां पे, अंजादीवा, कोचिन, कैनेनूर और किल्वा रीजन में। ओके, नाउ जो अल्मीडियास का जो विजन था ना कि हम क्या करें टू मेक द पोर्चुगीज हम मास्टर बना दें इंडियन ओशियन की, और वो इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी का भी दैट इज यूज किया, और दैट वाज फेमसली नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी, और उसको कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट इन लाइन विद द अल्फोंसो दी अल्बर्क्यू। ओके, नाउ इनको अगर हम कहेंगे ना तो इनको हम कंसीडर कर सकते हैं रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट, और अ टास्क ही कंप्लीटेड, और इन्होंने ये जो टास्क था ना अपनी मींस दैट इज अपनी डेथ से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो अब क्या था ना, ही सिक्योर्ड द पोर्चुगल द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब इन्होंने पोर्चुगीज को स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दिलवा दिया था, कहां पे,
इन दी इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में आपके पास स्ट्रैटेजिक लोकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट आ गई थी कि हाँ आप उसको ट्रेड को आप कंट्रोल कर सकते हो बाय एस्टैब्लिशिंग बेसेस, ठीक है। तो काफी ज्यादा बेसेस भी इन्होंने अपने एस्टैब्लिश किए थे, ओवरलुकिंग ऑल द एंट्रेंसेस टू द सी, जहां पे भी जो भी मेन एंट्रेंस है सी में, जहां से ट्रेड होता था, जहां से शिप्स आते थे, तो अल्टीमेटली इन्होंने उस पर क्या हुआ, अपने बेसेस बना दिए। सो देयर वर द पोर्चुगीज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन ईस्ट अफ्रीका ऑफ द रेड सी। अब कहां कहां पे हो गया जो पोर्चुगीज के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इनके ईस्ट अफ्रीका में हो गया, अब रेड सी में हो गया, ठीक है ना, ऑर्मुज में हो गया, और मालाबार में इंडियन ओशियन में हो गया, एंड मलक्का। अब सारे के सारे ये जो है ना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक होल्ड है, कहीं ना कहीं अगर आपको वर्ल्ड में ट्रेड करना है तो इन आपके पासेस के थ्रू और बेसिकली इन रीजन के थ्रू आपको पास करना ही होगा। सो द पोर्चुगीज अंडर एल्बर्ट्स ब्लॉस्टेड दिस स्ट्रॉन्ग होल्ड बाई, उन्होंने भी एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूस अ सिस्टम, और बेसिकली इंट्रोड्यूस अ परमिट सिस्टम, मोर एप्रोप्रिएट टू से, दैट इज एक टाइप का परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था for other ships and exercising control over the major shipbuilding centers in the regions, ठीक है। तो अब एक परमिट सिस्टम आ गया था कि अगर आपके पास परमिट है तभी आप इन जो रीजन है ना वहां से पास कर सकते हो, इनकेस अगर आपको जाना हो। और अपना जो कंट्रोल था ना वो ये भी कर रहे थे कि जो मेजर शिप बिल्डिंग रीजन थे, मेजर शिप बिल्डिंग जो सेंटर्स थे इस रीजन में, उसके ऊपर भी इनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था। सो जो ये हैं हमारे अल्बर्क्यू, उन्होंने एक्वायर किया था गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और ये कब किया था उन्होंने, 1510 में किया था। बहुत इजी कर लिया, कोई भी ऐसा इशू नहीं था, ठीक है ना। और जो प्रिंसिपल पोर्ट था ना उनका, दैट इज द सुल्तान ऑफ बीजापुर का, इट बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियंस सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लिया ना तो बहुत ही ज्यादा, अगर आपको पता है तो अल्टीमेटली यू आर इन एच, अब नहीं पता है तो आप फिर ढूंढते रह जाओगे। दैट इज द फर्स्ट बिट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, यानी कहां से एमर्जेंस हुआ फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी, एक वो सबसे पहला रीजन और बेसिकली स्मॉल टेरिटरी जो कि गई थी अंडर यूरोपियंस since the time of Alexander the Great. And interesting features of this rule was the abolition of sati. इनका जो एक होना, इन्होंने सती के abolition के लिए भी काम किया था, तो इनको इसके लिए भी जाना जाता है, that is the अल्फांसो दी एल्बर्क्यू, ताकि वो अच्छे से सारे के सारे जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पे सब अच्छे से कंट्रोल कर पाए। ओके, नाउ एक एक्सर्प्ट देख लेते हैं जो कि है फ्रॉम दी गेजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट। नाउ अगर देखें जो बिटर परसिक्यूशन हो रहा था ना मुस्लिम का, वो एक सीरियस ड्रॉबैक था ऑफ द अल्फांसो दी अल्बर्क्यूज पॉलिसी का, दैट इज एक जो बिटर परसिक्यूशन था, उनके अंडर में काफी मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जा रहा था, और ये उनका एक बिगेस्ट सेटबैक है और बेसिकली ड्रॉबैक है उनकी अंडर उनकी पॉलिसी का और उनके रूल का। दिस कुड हैव बीन ड्यू टू, वो रिजॉल्व करना चाहते थे टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपना जो उनका इंटरेस्ट था दैट इज पोर्चुगीज का जो इंटरेस्ट था उसको वो क्या करना चाहते थे, बेसिकली अपर मोस्ट रखना चाहते थे और प्रायोरिटी देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि एक्सटेंशन हो जाए मुस्लिम का कमर्शियल इंटरेस्ट इन द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। जो वो भी मुस्लिम्स हैं वो कमर्शियल रिलेशंस उनका कभी ब्रेक हो जाए ईस्टर्न रीजन में। सो ड्यूरिंग हिज रूल जो अल्बर्क्यू हैं डिड इज बेस्ट टू स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन ऑफ गोवा। ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्टिफाई करना होगा जहां पे भी रीजन में हो। अभी हमने देखा था शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अब ऑब्वियसली जब आप गोवा में हो तो उसका फोर्टिफिकेशन तो करोगे ही ना अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। एंड और उन्होंने क्या किया था, इनहेंस किया था कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू सिक्योर अ परमानेंट पोर्चुगीज पॉपुलेशन इन इंडिया, अब उन्होंने क्या इनकरेज कर दिया, हिज मेन टू टेक द इंडियन वाइफ्स। अब आपकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करना है ना, आपकी अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसको अगर आप इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, और बेसिकली अगर मैं कहें जो आप टेम्परेरी और ट्रेड करने आए थे सेटलमेंट, नाउ यू आर प्लानिंग टू बी परमानेंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पोर्चुगीज पॉपुलेशन है इंडिया, उन्होंने ही एनकरेज किया था कि मेन जो है इट्स टू टेक दी इंडियन वाइफ्स। अब वो इंडियन के साथ शादी करके यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें ताकि अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, हमारी जो पोजीशन है वो भी और स्ट्रेंथन हो पाए।
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे जो फेवरेबल कंडीशंस थी पोर्चुगीज के लिए जब वो यहाँ पे आए, ठीक है, एंड बेसिकली कैसे और उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम. So till then, if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.